हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडीज। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, आज हम बजट सेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1 फरवरी को हर बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट पेश करते हैं। ठीक है, तो इस बार जो यूनियन बजट 2023 जो पेश हुआ है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन, राइट। आज उसी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे कि बजट क्या होता है। ठीक है, बजट में क्या क्या हुआ है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग की क्या क्या है, हमारे कौन कौन से एक्सपेंडिचर रहेंगे, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बजट क्या होता है। तो आइए, एक डेफिनेशन लिखी है मैंने। इट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट विच यूज टू प्रोजेक्ट फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हमारी मदद करता है हमारे आने वाले समय में जो कोई भी खर्चा होने वाला है और जो कोई भी हमारी इनकम होने वाली है, ठीक है, उन दोनों की प्लानिंग होती रहती है हमारी इस बजट में। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। गाइस, मान लो एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, उसमें एक मदर, फादर एंड 2 चिल्ड्रन, राइट। नाउ गाइस, अब इस फैमिली में क्या हो रहा है, जो फादर है वो जॉब करते हैं और जो मदर है वो हाउस वाइफ है। ठीक है, फादर जॉब कर रहे हैं और फादर की मंथली इनकम जो है दैट इज 50,000। ओके, दिस इज द सैलरी, राइट। तो बच्चे तो अभी छोटे हैं, इसीलिए वो अभी क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली इनकी फैमिली की जो इनकम है वो क्या होगी, जो इसके पापा कमा रहे हैं, दैट इज 50,000। तो हम लिख सकते हैं जो इनकी इनकम है दैट इज 50,000। अब हमें पता है एक महीने की जो सैलरी इनकी 50,000 है, इनकम जो वो 50,000 है, राइट। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सपेंडिचर देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर में मान लो जो मदर है उनकी घर का खाना बनाने में या घर की जो सारी चीजें उनको लेने में वो 10,000 स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों की फीस में वो 10,000 स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हम 10,000 ले लेते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, 30,000 जो इसका एक्सपेंडिचर है, जो इसको फिक्स एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास हमें इनकम गिवन है और हम सोचते हैं कि हमने उस इनकम से कहाँ कहाँ स्पेंड करना है। यही जो प्लानिंग हम करते हैं कि अपनी इनकम के माध्यम से हम उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, दिस इज बजट। और जो बच जाएगा उसको हम या तो सेविंग कर लेंगे या तो हम फर्दर कोई और प्लान कर लेंगे एक्सपेंडिचर करने का। तो जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट होती है, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इस बजट को डिस्क्राइब करता है, वो प्लान करता है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से हमें कितना कलेक्ट करना है और जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो कहाँ कहाँ पे हमें प्लान्स करने हैं, जिसके माध्यम से हम डेवलपमेंट करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये जो बजट है ये 75th बजट है। जैसा कि इस साल को श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बताया है, 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो इसीलिए इस बजट को भी थोड़ा स्पेशल बता रहे हैं। इनका टारगेट क्या है कि जब तक ये 100 इयर्स ना हो जाए तब तक हम अपने देश को बहुत ज्यादा डेवलप्ड बना दे, डेवलप्ड कंट्री बना दे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस बजट में कुछ अमृत काल यूज किया है और इसमें काफी सारी चीजें ऐसी दी हैं जो कि हमारे देश को स्ट्रेंथनिंग कर रही है। ठीक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली भी मैं बताता हूँ आपको। जो बजट है हमारा, ठीक है, उसमें होता क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहला बजट होता है बजट, रिसिप्ट और हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब इसमें हम बजट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है और इसमें हम बजट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ से हमें रिसीव होगा। ठीक है, इसके फर्दर 2 टाइप्स है। वन इज योर रेवेन्यू रिसीव,
और सेकंड इज योर कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली यहां पे भी टू टाइप्स है बजट एक्सपेंडिचर के, योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, शॉर्ट वे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है, ठीक है, जो जिसके लेने से हमें कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, गवर्नमेंट को कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। और जबकि हम कैपिटल रिसिप्ट जब लेते हैं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रेज होती है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेंडिचर में क्या रहता है, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो ये कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हमारा एसेट नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। जबकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें तो इसमें हमारा एक एसेट क्रिएट होता है, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा फायदेमंद रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा ज्यादा फायदेमंद रहता है। ओके, तो बजट रिसिप्ट में जैसा कि हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में बताया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है बेसिकली ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसकी जो फर्दर टाइप है जो हम कलेक्शन करेंगे रेवेन्यू की, वो कहां से रहती है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है, तो गाइस डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल से कलेक्ट करती है। ठीक है, इसमें आ गया आपका इनकम टैक्स आ गया। ठीक है, आप इनकम टैक्स के बारे में सभी जानते ही हैं। ठीक है, बाद में इसके स्लैब्स के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो टैक्स है वो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल से कलेक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? हम डायरेक्टली कंज्यूमर से कलेक्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली वे से गवर्नमेंट के पास आता है और ये हर एक बंदा जो भी सामान खरीदता है वो इस टैक्स को पे करता है। इसमें आ गया आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि कंबाइंड टैक्स है सभी का। ठीक है, पहले रहता था ना स्टेट टैक्स अलग से होता था, वैट अलग से होता था, अभी कंबाइन कर दिया जीएसटी। तो ये कंप्लीट जो जीएसटी है ये टैक्स विद द हेल्प ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कलेक्ट करते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इसमें कस्टम ड्यूटीज भी आ जाती है। ठीक है, और थर्ड है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू मींस कुछ फीस जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो फाइन्स पुलिस वाले कलेक्ट करते हैं, पेनल्टीज के थ्रू जो पैसा आता है। ठीक है, एज चीट मींस कि कोई आदमी जिसकी प्रॉपर्टी है और वो मर जाता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको कैप्चर कर लेती है। तो ये सारे जो तरीके हैं रेवेन्यू के हैं। ठीक है, और ये आता है हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें हमारी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये भी रिसिप्ट ही है, ये भी रेवेन्यू ही है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन व्हाट हैपन, इसमें क्या होता है? हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ बोरिंग, बोरिंग मींस हम लोन लेते हैं। ठीक है, किसी से भी ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं या फर्दर किसी और बैंक से ले सकते हैं। तो जब हम लोन ले रहे हैं तो गाइस हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। पैसा तो आता है, रेवेन्यू तो आता है, लेकिन हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो गवर्नमेंट के पीएसयूज है, जो गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज है, वो क्या करती है? अपने कुछ शेयर्स जो है वो बेच देती है पब्लिक को। ठीक है, उसके जो शेयर्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट के शेयर्स कम हो जाते हैं, पैसा तो क्रिएट हो जाता है लेकिन जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हमारा लायबिलिटी क्रिएशन है। रिकवरी ऑफ लॉन्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे चुकी होती है, वो उसको कलेक्ट करती है। बेसिकली जब वो लोन देती है तो एज अ इंटरेस्ट उसे इनकम जनरेट करती है। अगर हम उसकी रिकवरी कर लेंगे लोन की तो इंटरेस्ट हमारा बंद हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज योर बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, मींस ये वो खर्चे होते हैं जो ना ही हमारी कोई एसेट क्रिएशन करता है, ना ही हमारी लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये ज्यादा फायदेमंद नहीं रहता है, मींस इससे कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं रहती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, पेंशंस, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर पेंशंस, राइट। इंटरेस्ट, जो हमने ऑलरेडी लोन लेके रखे हो हम उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप शायद जानते नहीं होंगे, कई बार हमें उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए फर्दर लोन लेना पड़ता है, राइट। डिफेंस सर्विसेज, हम किसी को ग्रांट दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, कुछ इस टाइप की सर्विसेज में जब हम पे आउट करते हैं, ठीक है, तो इससे कोई भी हमारी एसेट्स क्रिएशन नहीं होती है, ना ही हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है। समटाइम यहाँ पे अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी रहता है, जिसमें क्या होता है, सडनली अगर देश में कोई क्लैमिटीज आ गई,
नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वहां पे हमें वो पैसे देने पड़ते हैं जो कि इसी कैटेगरी में आएंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राइट। नेक्स्ट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जस्ट बिकॉज इट क्रिएट एसेट। या तो ये एसेट क्रिएट करता है या तो ये लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, लोन टू स्टेट, किसी स्टेट को लोन देगा तो ऑब्वियसली किसी इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो वो जो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो उस कंट्री के लिए इनकम रहेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, अगर इस टाइप की चीजें वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसका एक एसेट्स बन रहा है जो कि उसको कमा के देगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अगर पहले से कोई बोरोइंग लेके रखी है उसकी रीपेमेंट कर रहा है तो रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हो रही है, ठीक है। ये था हमारा अभी तक का हमारा बजट एक्सपेंडिचर। आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी टोटल बजट रिसेप्शन कितनी हुई है और हमारा जो बजट एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है। यानी कि हम कंपेयर करते हैं, मान लो अगर हमारा रिसिप्ट जो 100 करोड़ हो गया है, राइट, और हमारा एक्सपेंडिचर 100 करोड़ हुआ, तो ये दोनों अगर मैच करके तो ये एक बैलेंस बजट रहेगा, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, हमारा बजट अगर कम हो जाए मींस रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर कम है, तब भी वो अंडर डेवलपमेंट रह गया, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट रह गया। और तीसरा केस क्या है, अगर आपका बजट रिसिप्ट 100 करोड़ है और एक्सपेंडिचर जो है वो 110 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे 10 करोड़ ज्यादा हो गया, ठीक है। इस केस में क्रिएट होता है आपका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मींस जो कंपैरिजन करके जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। ओके, बेसिकली इट्स फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में हम बोरोइंग एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद क्या है, इस फिस्कल डेफिसिट के लिए हम बनाते हैं बजट डेफिसिट, ताकि हम जो ये गैप रह गया इसको कैसे हम फुलफिल कर पाए, ये इसके बारे में हम सोचते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम इसको अमृत काल के रूप में देख रहे हैं इस बजट को, ठीक है। इन 75th ईयर इंडियन इकोनॉमी नोन एज द ब्राइट स्टार, ठीक है। ये ब्राइट स्टार क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी पीछे कितना पेंडेमिक हुआ था ड्यू टू कोविड के होने के बावजूद, कोविड-19 के होने के बावजूद भी हमने इकोनॉमी में काफी स्टेबलेंस रखी 7%। और दूसरा आपको शायद याद होगा, वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इसकी वजह से भी हमारी मार्केट में काफी असर पड़ा, बावजूद उसके हमने काफी रीगेन किया और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो 7% स्टैंड कर रही है, ठीक है। अब देखिए इस अमृत काल का विजन क्या है, बेसिकली ये चाहते हैं कि सबका साथ हो और सबका प्रयास हो। ये कह रहे हैं कि सभी को पार्टिसिपेट यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट गाइस। जो मेन एजेंडा रहा इस बजट में, दैट इज यूथ टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन। आप जानते होंगे शायद जो अभी जो सबसे ज्यादा क्राउड पॉपुलेशन है वो हमारे यूथ की है, और वो यूथ जो है काफी अनप्रोजेक्टेड हो गया, उसको पता नहीं चल रहा अभी क्या करना है, ठीक है। तो वो जो बनना चाह रहे हैं, उनको जो बनाना है उसके लिए बहुत सारी कोशिशें होंगी, ठीक है। जॉब क्रिएशन होगी, बहुत सारी जॉब क्रिएशन, प्राइवेट गवर्नमेंट, ठीक है। और स्ट्रेंथिंग करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पूरी कंट्री का देखते हैं कि कैसे वो अपना बैलेंस करेगी, ठीक है, राइट। सो गाइस, अगला मैं बताता हूँ आपको हमारा जो इसमें और कुछ सर्विसेज एडेड की गई हैं, जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए एम्पावरमेंट की गई है, ठीक है। टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया गया है, राइट। और हमारा ग्रीन ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कई ऐसी चीज़ों की वजह से वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसके काफ़ी पॉल्यूट हो रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पे। और हमारा है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास योजना, जो कि हमारा मुख्य सर्विसेज इसमें एडेड है, राइट। ओके गाइस, तो गाइस इस बजट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी चीजों पे, हमारी कमोडिटी पे, तो क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ, क्या चीपर है, क्या कॉस्टली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीपर की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स के जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टीवी के पार्ट्स होते हैं, टीवी के जो पैनल्स होते हैं, वो सारे चीपर हो गए हैं। बैटरीज,
ठीक है, बैटरी सारी चीपर हो गई है, रॉ मटेरियल फॉर ईवी इंडस्ट्रीज, जो भी ईवी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है वो सारा सस्ता हो गया है। ठीक है, सीड्स यूज्ड इन लैब ग्रोन डायमंड्स, जो सीड्स लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए यूज हो रहे हैं वो भी सस्ते हो गए हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं कॉस्टली की। आर्टिकल ऑफ गोल्ड, गोल्ड के बने हुए कोई भी आर्टिकल सब कॉस्टली है। ज्वेलरीज जितनी भी रहेंगी वो कॉस्टली हो गई है। सीक्रेट और भी कॉस्टली हो चुका है, सिल्वर भी कॉस्टली हो चुका है। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी वो भी महंगी हो चुकी है। इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स एंड टॉयज, जो भी इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स या टॉयज रहेंगे उन पे भी बहुत कॉस्टली हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंपोर्ट, अगेन इंपोर्ट जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो भी कॉस्टली हो चुके हैं। कंपाउंड रबर ये भी यहाँ पे महंगा हो चुका है। ओके गाइस, बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि महंगा सस्ता किस तरह गवर्नमेंट कैसे कर देती है। जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। तो वो कॉस्टली करने के लिए क्या करता है, ड्यूटीज बढ़ा देता है, टैक्सेस बढ़ा देता है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। और कहीं पे जहाँ पे चीपर करना है वहां पे वो टैक्सेस की छूट दे देता है। ठीक है, कमोडिटी के ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटीज लगी वो कम कर देता है। इससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज चीपर होगी और कौन सी कॉस्टली होगी। सो गाइस, अब हम आते हैं टैक्स स्लैब की ओर, जिसका आपको इंतजार रह रहा होगा। तो वैसे तो बेसिकली दो रिजाइम्स है, एक ओल्ड रिजाइम है टैक्स कैलकुलेशन का और एक न्यू रिजाइम है। लेकिन बेसिकली अभी जो है वो न्यू रिजाइम को एक डिफॉल्ट तरीका बता रहे हैं इसको टैक्स कैलकुलेट करने का, जिसमें क्या है 0 to 3 लाख तक 0% टैक्स होगा। ठीक है, 3 लाख to 6 लाख तक 5% टैक्स पे करेंगे, 6 लाख to 9 लाख 10% पे करेंगे, 9 lakh to 12 lakh 15%, and 12 lakh to 15 lakh 20%, and more than 15 lakh 30%. So guys, this is the tax slab as per new design in the Union Budget 2023 to 24. So guys, अब हम कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो फाइनल मेन अनाउंसमेंट रही है हमारे इस बजट में, that the railway get 2.4 lakh crore, which is the highest ever allocation to it. सबसे ज्यादा एलोकेशन हुई है रेलवे में, जिससे काफी डेवलपमेंट रहेगी हमारी रेलवे में। और एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इंक्रीज टू 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ तक एग्रीकल्चर में अब क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। ओके, मोबाइलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, योर हेलीपोर्ट्स, ये सारी चीजें बनेंगी। ओके गाइज, 50 डेस्टिनेशन टू बी सिलेक्टेड थ्रू द चैलेंज मोड फॉर टूरिज्म। यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर विच क्रिएट रेवेन्यू इन आवर कंट्री। ठीक है, महिला के लिए भी मैंने बताया, महिला के लिए भी बहुत कुछ कर रहे थे। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट विच इज अवेलेबल फॉर 2 year डिपॉजिट अप टू 2 लाख टू एट 7.5%। गाइस, तो ये भी महिला के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है। महिला का सशक्तिकरण किया जा रहा है यहाँ पे। सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके लिए भी एक नई स्कीम लेके आया है, जिसमें वो उनकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो रेज कर दी है 30 लाख, जो कि पहले थी 15 लाख, राइट। और इनकम टैक्स रिबेट लिमिट आल्सो इंक्रीज्ड बाय 66%, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट होती है हमारी 79,000 करोड़। तो देखिएगा कितना कुछ चेंजेस आ रहा है इस बजट में। एलोकेशन फॉर पीएम आवास योजना इंक्रीज बाय 66% टू ओवर रुपीज 79,000 करोड़। पीएम आवास योजना लोगों को घर बनाने की फैसिलिटी, जो लोग गरीब होते हैं या जिनके घर टूट चुके थे, जो काबिल नहीं होते घर बनाने के लिए, उनके लिए ये फैसिलिटी बहुत अच्छी इंक्रीज की है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले टू बी रेज्ड बाय द 33% रुपीज 10 lakh crore, which will be 3.3% of GDP in fiscal 2024। तो गाइस, इस तरह की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमारे जो बजट लेके आया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो ये जो बजट है काफ़ी अच्छा बजट लेके आए हैं। इन्होंने टारगेट किया 2024 की जो इलेक्शंस रहेंगे लोकसभा के, उसके लिए इन्होंने टारगेट किया है। और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया अपनी तरफ से बेस्ट करने के। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब मी।